नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए फटाफट करते हैं खबरों का आगाज इस बुलेटिन में। देश में डायरेक्ट टू मोबाइल प्रसारण जल्द ही हकीकत बनेगा। इसमें मोबाइल यूजर्स बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे। घरेलू डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी का परीक्षण जल्द ही 19 शहरों में शुरू किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के लिए 470 से 582 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जा सकता है। वीडियो ट्रैफिक का 25 से 30% D2M में स्थानांतरित होने से 5G नेटवर्क की भीड़ कम होगी, जिससे देश में डिजिटल बदलाव में तेजी आएगी। D2M तकनीक देश भर में लगभग 8 से 9 करोड़ घरों तक टीवी की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी। देश के 28 करोड़ घरों में से केवल 19 करोड़ के पास टेलीविजन सेट है। डीफेक के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार अगले 7 दिनों में सख्त आईटी नियम पेश करेगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि डीफेक को लेकर जो परामर्श जारी किया गया था, उसको लेकर सोशल मीडिया कंपनियों का अनुपालन मिला जुला रहा है। मतलब सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने डीफेक पर सरकार की सलाह का पूरी तरह से पालन नहीं किया। इसलिए अब अगले 7 दिन के अंदर नए और कठोर आईटी नियम लाए जाएंगे। इसमें डीफेक पर कठोर कदम शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए जमा स्वीकार करने से जुड़े मानदंड कड़े कर दिए हैं। छोटे एनबीएफसी के डूबने के खतरे को देखते हुए आरबीआई ने जमा अवधि को 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। इसका मतलब है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अब ग्राहकों से केवल 5 साल की अवधि के लिए ही जमा स्वीकार कर सकेंगी। जिस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग न्यूनतम निवेश ग्रेड से नीचे है, उन्हें नई जमा स्वीकार करने का अधिकार नहीं होगा। जमा लेने वाली सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक जमा का 15% तक निरंतर आधार पर लिक्विडिटी बनाए रखना होगा। 1 अप्रैल से बैंक और एनबीएफसी लोन डिफॉल्ट होने पर दंडात्मक शुल्क नहीं लगा पाएंगे। फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस पर नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों का मकसद बैंकों और एनबीएफसी को दंडात्मक शुल्क के माध्यम से कमाई करने से रोकना है। राजस्व बढ़ाने के एक साधन के तौर पर बैंक और एनबीएफसी कर्ज भुगतान में चूक पर दंडात्मक शुल्क लगाते हैं, लेकिन नए नियमों के बाद बैंक और एनबीएफसी केवल उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे। ये शुल्क सिर्फ भुगतान चूक वाली राशि पर ही लगेगा और ये तर्कसंगत होगा। शेयर बाजार में पिछले 5 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। ऊंचे स्तर से मुनाफा वसूली होने से बीएसई सेंसेक्स 199 अंक की गिरावट के साथ 73,128 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 65 अंक गिरकर 22,032 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में 33 नुकसान में रहे। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में बीएसई सेंसेक्स 1,972 अंक और निफ्टी 584 अंक पर मजबूत हुआ था। विश्लेषकों का कहना है कि आईटी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के बाद वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच मुनाफा वसूली से बाजार नीचे आया। निवेशक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि बाजार में जो उत्साह है वह खासकर घरेलू बाजार में मीडियम और स्मॉल शेयरों के उच्च मूल्यांकन के कारण भरोसे वाला नहीं है। रिलायंस जियो ने रिपब्लिक डे एनुअल प्रीपेड ऑफर पेश किया है। 365 दिन की वैलिडिटी वाले इस पैक की कीमत 2,999 रुपये है। इसमें प्रतिदिन 2.5 GB डाटा मिलेगा। इस पैक में यूजर्स को कई डिस्काउंट कूपन मिलेंगे। इसमें अजियो से 2,499 रुपये की खरीदारी करने पर 500 रुपये का डिस्काउंट कूपन, एक्जिगो पर फ्लाइट टिकट बुकिंग पर 1,500 रुपये तक की छूट, रिलायंस डिजिटल आउटलेट्स पर 5,000 रुपये की खरीदारी करने पर 10% डिस्काउंट, टीरा से 999 रुपये की खरीदारी करने पर 30% डिस्काउंट और स्विगी से फूड ऑर्डर करने पर 250 रुपये की छूट जैसे ऑफर शामिल है। 2,999 रुपये का एनुअल प्लान रिचार्ज करने वाले यूजर्स के माई जियो अकाउंट में डिस्काउंट कूपन ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। नई कार खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। मारुति सुजुकी इंडिया और वॉल्वो कार इंडिया ने अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। सभी वाहनों की नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। मारुति ने अपने वाहनों के दाम 0.45% बढ़ाए हैं। मारुति के वाहनों की कीमत 3.45 लाख से 28.42 लाख रुपए के बीच है। वॉल्वो इंडिया ने अपने वाहनों की कीमत 2% बढ़ाई है। वॉल्वो ने इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। जल्द ही अन्य ऑटो कंपनियां भी दाम बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने 5 लाख से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रशिक्षित करेगी। कंपनी के नवगठित AI.Cloud के प्रमुख शिवा गणेशन ने कहा है कि व्यावसायिक अवसर के रूप में जनरेटिव AI अभी अपने शुरुआती दौर में है।
इसका इस्तेमाल अभी कम हो रहा है। कंपनी ग्राहकों के लिए काम में तेजी लाने के लिए जेनरेटिव AI का इस्तेमाल बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। पिछले 9 साल में देश में करीब 25 करोड़ लोग हेल्थ, एजुकेशन और जीवन स्तर के मामले में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई है। बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के जरिए मापा जाता है। देश में बहुआयामी गरीबी 2013 से 14 में 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई। सरकार का लक्ष्य बहुआयामी गरीबी को 1% से नीचे लाना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। और अब चलते चलते देते हैं आपको IPO से जुड़ी खबर। ई-पैक ड्यूरेबल लिमिटेड का IPO 19 जनवरी को खुलेगा और 23 जनवरी को बंद होगा। कंपनी ने 640 करोड़ रुपए के IPO के लिए प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए प्रति शेयर तय किया है। IPO में 400 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। निवेशकों को जनवरी के महीने में तीसरी बार IPO में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।